दिनेश के बोहरा साहब से पूछना चाहूंगा। दिनेश सर, ये जो अर्थव्यवस्था की बड़ी चमकीली सी तस्वीर, एक सारा कुछ चंगा है सी वाली, तो एक तो इसकी वास्तविक स्थिति क्या है और जो बजट आ रहा है वो क्या क्या संभावना है उसमें हम देख सकते हैं। दो पे पहले टिप्पणी, फिर कुछ और पूछूंगा। दिनेश सर। जी नमस्कार आप सबको और आपके दर्शकों को भी। एक्चुअली जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है, बनाने वाले तो वही हैं जो बजट बनाते हैं, वही लोग इकोनॉमिक सर्वे बनाते हैं। कुछ थोड़े बहुत इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे नागेश्वरम साहब हैं, उनकी टीम है, वो बनाते हैं उसको। तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसके अंदर। लेकिन होता क्या है ना कि बजट के अंदर आप लोक लुभावन जो स्कीमें होती है ना, उसका जो वर्णन होता है बहुत ज्यादा होता है। आजकल बजट के अंदर आपको फिगर्स नहीं मिलते हैं, टेक्स्ट बहुत मिलता है वहां पर। तो जब फिगर्स ही नहीं होंगे तो आपको क्या अंदाजा लगेगा। चीजों को घुमा फिरा के बताया जाता है, इस ढंग से बताया जाता है कि देखो हमने कितनी महान अचीवमेंट कर ली है। इकोनॉमिक सर्वे जो साल गुजरा और जो आने वाला साल है उसकी चुनौतियां क्या है, उसके बारे में एक पिक्चर पेश करता है। जैसे कि उसमें कहा गया कि जीडीपी का सही अनुमान अभी लगाना मुश्किल है, लेकिन नागेश्वरम साहब पहले भी कई बार कह चुके हैं कि 357 लाख करोड़ का इस साल का हमारा जीडीपी होगा। और उनके कई स्टेटमेंट है जहां उन्होंने कहा भी था कि हम मार्च 31 तक हमें उम्मीद है कि हम $4 ट्रिलियन टच कर जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट इस इकोनॉमिक सर्वे में यह भी आता है कि जिसमें लिखा हुआ है कि हम 357 लाख करोड़ की इकोनॉमी उम्मीद है कि हम बन जाएंगे 31 मार्च को। तो ये डॉलर टर्म्स में 92 रुपीस के हिसाब से 3.9 ट्रिलियन डॉलर होता है। हम 4 भी नहीं है, तो जापान को क्रॉस करने की तो बात छोड़ दो। हालांकि बीच में आजकल लोग चौथा स्थान भी बताना शुरू हो गए हैं, फिर कईयों ने तो, मुर्मू जी ने तो तीसरा स्थान बताना शुरू कर दिया, हम तीसरे पे आने को तैयार बैठे हैं। आजकल रेस चल रही है। अब बहुत सारी चुनौतियां इसके अंदर दिखाई गई हैं। वो चुनौतियां, उसे किस किस रूप में देखा जाए, उसे अलग अलग क्षेत्रों के रूप में देखोगे तो आपको सही पिक्चर नजर आएगी। सबसे पहली चेतावनी, फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स 1.5 साल से में छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। उनकी हमारी हिंदुस्तान में हिस्सेदारी 20% की थी, अब घट के 15% रह गई है। और उनका कहना है कि ये बहुत एक डेंजरस ट्रेंड है इस समय। तो कहीं ना कहीं से रोकने की भी जरूरत है और ऐसा वातावरण पैदा करने की जरूरत है कि जहां ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी वापस आए और एफडीआई वाले लोग भी वापस आए, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था में अविश्वास है वो बढ़ता चला जा रहा है। एक बात और कही गई थी कि यहां फॉरेन इन्वेस्टर के संदर्भ में कि रुपये से हमारी अर्थव्यवस्था को नापने का प्रयास मत करो। हमारी रोबस्ट अर्थव्यवस्था है, बहुत बढ़िया, फाउंडेशन बड़ी मजबूत है, पुख्ता है। चलिए मैं मान लेता हूं गिरता रुपया है, मैं उससे अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं नापता। गिरती हुई पर कैपिटा इनकम जो 2850 थी अब 2700 पे आ गई है, मैं उससे भी नहीं नापता। गिरते हुए एक्सपोर्ट्स हैं कि 330 बिलियन डॉलर से हम 430 बिलियन डॉलर में पहुंचे 11 साल में, जबकि चाइना, वियतनाम वो 2.5-3 गुना पे आ गए, नहीं उससे भी नहीं नापता साहब। फॉरेन इन्वेस्टर बाहर जा रहे हैं, मैं उससे भी नहीं नापता। जीएसटी और इनकम टैक्स के कलेक्शन जो है वो ड्रास्टिकली डाउन हो रहे हैं, चलिए मैं उससे भी नहीं नापता। इसके अलावा हर वो पैरामीटर जो मेरे सामने लेकर आता है कि जो कहता है कि ये मेरी इकोनॉमी है, मैं उससे भी नापता हूं, तो हर जगह मुझे हताशा और निराशा होती है। तो मुझे नागेश्वरम साहब आके बताएं कि मैं भारत की इकोनॉमी को किससे नापूं अल्टीमेटली। एक अंग्रेजी में मैनेजमेंट की एक कहावत है, इफ यू कैनॉट मेजर यू कैनॉट मैनेज। जिस चीज को आप नाप नहीं सकते उसको आप मैनेज भी नहीं कर सकते हो। सिंपल सी बात है बिल्कुल। लेकिन हमारे सामने तो मेजर करने वाली चीजें हैं ना। टैक्स डाउन है, एक्सपोर्ट्स डाउन है, रुपी डाउन है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो डाउन है। एक ही चीज आप है साहब, जिसे सोना और चांदी कहते हैं साहब, है ना। अब अल्टीमेटली ये मुद्दे भी यहां उठाए गए, इसको चुनौती के रूप में बताया गया। लेकिन एक सबसे बड़ी जो चुनौती दिखाई गई इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर थी, जिसके बारे में काफी विस्तार से कहा, वो था ग्लोबल वैल्यू चेन।
और फिर कहा गया कि हम जब तक दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। कैसे? अगर आप पाएंगे दुनिया की जितनी ग्रेट इकोनॉमीज हैं, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले भी और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी, आप पाएंगे जितनी ग्रेटेस्ट ऑफ इकोनॉमीज हैं वो सारी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज हैं। जो चीज अमेरिका के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्टार्ट होती है, यूरोपियन रेवोल्यूशन पे आती है, और उसके बाद जब इन दोनों ने राज कर लिया तो उसके बाद 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, फिर जापान को याद आती कि यार अगर ग्रेट बनना है तो इंडस्ट्री में टॉप बनना पड़ेगा, इंडस्ट्री में इनोवेशन करना पड़ेगा। वहां से जापान की यात्रा शुरू होती है मैन्युफैक्चरिंग की। जापान को देख के साउथ कोरिया स्टार्ट करता है, साउथ कोरिया को देख के चाइना की आंख खुलती, नहीं यार मैन्युफैक्चरिंग से ऊपर जा सकते हैं हम। तो ये सारे के सारे, एक अंग्रेजी में टर्म आती है शॉप फ्लोर। जब तक आप शॉप फ्लोर पे जाके हाथ गंदे नहीं करोगे ना, तो आप मशीनें नहीं चला पाओगे, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाओगे, आप इनोवेशन नहीं कर पाओगे, आप R&D नहीं कर पाओगे। वहां से ये जायंट बन के निकलते हैं सारे के सारे। लेकिन हमने शॉप फ्लोर पे जाके हाथ गंदे करना मुनासिब नहीं समझा। और इसी को नागेश्वरम साहब ने कहा कि इंडिया जब तक ग्लोबल वैल्यू चेन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा नहीं बनता तब तक हम आगे नहीं आएंगे। सबसे बड़ी चिंता इसमें दिखाई गई। अब सब आप इनोवेशन में आओगे, R&D में आओगे, तभी आप मैन्युफैक्चरिंग में आओगे। मोदी जी ने भी करीब 5 दिन पहले एक भाषण दिया, थोड़े से गुस्से में थे EU के साथ, जब FTA का समझौता हो रहा था। पहली बार अंदर से भड़ास निकलती है और कहते हैं दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी पर, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर चंद देशों का कब्जा हो गया है और अब वो देने में आनाकानी कर रहे हैं। ये हमारे लिए बाधाएं हैं। नाम नहीं लिया। चाइना और अमेरिका पे अटैक थे, सारी टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स तो उनके पास है ना, हमारे पास तो कुछ नहीं ना। हमने तो R&D में इन्वेस्ट नहीं किया ना। हमने एजुकेशन का बजट भी 0.6% GDP सेंट्रल गवर्नमेंट को हटा के 0.3% किया ना। हमने तो अनपढ़ों की फौज खड़ी की। अगर आपको R&D चाहिए था तो उसके लिए आपको पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर चाहिए था। पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, तो फिर आपको बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? आपको R&D कहां से मिलेगी? आपको फैक्ट्री कहां से मिलेगी? एक और शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, नागेश्वरम साहब ने, इकोनॉमिक सर्वे में, हम भारतीयों के अंदर बहुत पोटेंशियल है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है। सर कहने से क्या फायदा सर? आपको एक्टिवेट तो करना पड़ेगा ना। ये तो ऐसा हो गया मेरे सामने बिजली का बटन है, यानी कि बटन तो है लेकिन जाके दबाना तो पड़ेगा तभी तो लाइट जलेगी। अकेले पोटेंशियल का कोई फायदा नहीं। पोटेंशियल तो सोमालिया के अंदर भी है, युगांडा के अंदर भी है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी है, इंडोनेशिया में भी है। क्या करें पोटेंशियल का? अचार डालें कि हम लोग बैठ के? पोटेंशियल को कन्वर्ट तो करो। आप कन्वर्ट नहीं कर पाए, आप पिछड़ गए। अब 14% पे मैन्युफैक्चरिंग है हमारी। अब आप क्या करोगे उसके अंदर? आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता। ये एक मेजर जो एक पॉइंट निकल के आया कि हम ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा नहीं है। ये अपने आप में मुझे लगता है कि शायद बहुत ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा था। यहां पर मैं ये भी समझ के चलता हूं कि इसके अलावा और भी परेशानियां उन्होंने बताई, जो कि खास तौर से फॉरेन ट्रेड के बारे में बताई। फॉरेन ट्रेड पे बहुत परेशान नजर आए, और फिस्कल जो पॉपुलिज्म है उस पर भी, और टेक्नोलॉजी पे। फॉरेन ट्रेड पे परेशानी ये थी कि हमारा ट्रेड बढ़ता ही नहीं साहब। हम सिर्फ $430 बिलियन की गुड्स पे लेकर बैठे हैं, और हर बार यही बात होती है। EU में भी यही बात हुई जो FTA आया, कि अब हमारे कपड़े ज्यादा बिकेंगे, अब हमारा चमड़े का सामान ज्यादा बिकेगा, अब हमारे कारपेट ज्यादा बिकेंगे, अब हमारे जूते ज्यादा बिकेंगे, अब हमारा मछली और झींगा ज्यादा बिकेगा। भाई आप टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हो कहीं पे। आप तो उन हाथों की बात करें जो ये चीजें बनाते हैं, लेकिन उसके मुकाबले जो सामने आपके कॉम्पिटिटर्स है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, या इवन वियतनाम है, वो चाइना है, वो हमसे माइल्स आगे चले गए। अब स्टेप पाकिस्तान फिर थोड़ा साथ साथ ही चल रहा है, लेकिन बांग्लादेश तो बहुत आगे है ना। उसको आप कैसे बीट करोगे? तो कोई बोलता नहीं वहां जाके। इनके सहारे तो आप दुनिया नहीं जीत सकते ना। यहां पर ये जो मुद्दा निकल के आया, इसने परेशान किया कि जब तक आप ग्लोबल वैल्यू चेन में नहीं आओगे, आपका जो टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट है ना, उसको आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे। आपको उदाहरण देता हूं मैं। हम दवाएं भेजते हैं, हम फार्मास्यूटिकल किंग हैं साहब। हम 100 रुपए का एक पत्ता बेचते हैं, हमारा 100 रुपए का पत्ता यूरोप चला जाता है, अमेरिका चला जाता है। फार्मास्यूटिकल का जेनरिक है ना, सस्ता है। लोग भूल जाते हैं कि
क्या दवाइयां हम ही भेजते हैं क्या? क्या यूरोप से दवाई नहीं आती क्या सर? आती हैं। अगर हमारा एक पत्ता 100 रुपए का आता है तो उनका एक पत्ता 5,000 रुपए का आता है सर। पेटेंटेड है, उसको हम बना नहीं सकते। हम क्या उसके पैसे नहीं देते क्या? इंडिया में देते हैं ना। आज हम करोड़ों रुपए के इंजेक्शन खरीदते हैं ना, कैंसर के और बाकी कई चीजों के। वो दवाइयां कहां से आती हैं? पेटेंटेड है ना। तो जो जितना हम दवाई बाहर भेज रहे हैं उतना तो हम इंपोर्ट भी तो कर रहे हैं। इसके अलावा हम केमिकल्स बाहर भेजते हैं, यूरोप भेजते हैं, अमेरिका भेजते हैं। लेकिन जो पेटेंटेड केमिकल्स हैं, जो टॉप लेवल के, हमारा एक डब्बा आएगा 20 रुपए का, 1 किलो का, 1 लीटर का। उनका एक डब्बा आएगा, पता लग रहा है कि $300 का सर। हु इज गेटिंग बेनिफिटेड सर? मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कब तक आप ये अनाज बेच के और कपड़ा बेच के और लेदर बेच के और जूता बेच के आप दुनिया के इस पूरे के पूरे परिदृश्य में फिट बैठेंगे? ये सारी परेशानियां इन्होंने बताई हैं यहां पर, लेकिन क्या कुछ सुनने को तैयार है? नहीं साहब। तो इकोनॉमी टुडे आपके सामने एक रोजी पिक्चर तो पेश करता है कि हमारा ग्रोथ 7.2% है, 7.3% है। अगर सब कुछ अच्छा है तो एक्सपोर्ट क्यों डाउन है, रूपी क्यों डाउन है, इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर क्यों बाहर जा रहे हैं, हमारा टैक्स कलेक्शन क्यों डाउन है, हमारी अर्थव्यवस्था गर्त में क्यों है? सब कुछ अच्छा तो ये डाउन क्यों है फिर? अल्टीमेटली एक पैरामीटर दिखा के तो आप फैसला नहीं कर सकते ना। और फिर हमारा पर कैपिटा भी कम हो गया। हमारे 85% लोग जो लोन लेते हैं, कितने हैं 85%? किसके 85%? 28 करोड़ के। 28 करोड़ 30 लाख लोगों ने लोन लिया हुआ आज की डेट में इंडिया में, जो ईएमआई से चुका रहे हैं। 28 करोड़ 30 लाख का मतलब है कि एक परिवार में 4 होते तो 28 इंटू 4 गिनाएंगे 112 हो जाएंगे सर। 112 करोड़ लोगों के ऊपर कर्जा है इस टाइम, जो ईएमआई में चुका रहे हैं सर। सर उनमें से 85% अपनी आमदनी का 40% क्या कहते हैं ईएमआई चुका रहे हैं। क्या उसकी बात करेंगे? मोदी जी ने नवरात्रे में कहा था कि ये अब खर्चा करने का उत्सव आ गया। करो खर्चा, लेकिन उसके लिए पहले पैसे दो ना। पॉकेट में पैसे कहां है हमारे पास? हमारी पर कैपिटा इनकम $2850 से डाउन होकर $2700 हो गई। हम और कमजोर हो गए साहब। हम चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं। सितंबर अक्टूबर में हमारा जीएसटी कलेक्शन आता है 1,90,000 करोड़ एवरेज। नवंबर दिसंबर में एवरेज आता है 1,75,000 करोड़ सर। आप मुझे बताइए, इतना कमजोर कलेक्शन तो मैंने कभी नहीं देखा। और अगर दिसंबर के कलेक्शन में से मैं आईजीएसटी निकाल दूं, जो अंतरराष्ट्रीय सामान भारत में आता है जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी के साथ साथ आईजीएसटी लगता है, तो मेरे पास तो 1,22,000 करोड़ ही बचता है टोटल। फिर कहते हैं कि डोमेस्टिक हमारा जो 140 करोड़ है ना, ये मार्केट ही हमारी स्ट्रेंथ है। मूर्ख है ये लोग, स्टूपिड इडियट्स, आई एम टेलिंग यू। $3600 बिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था है, 3600 की। उसमें हमारा $950 बिलियन का इंपोर्ट है, $825 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है। ये करीब करीब 45% हमारी इकोनॉमी का हिस्सा फॉरेन ट्रेड में है। और आप कहते हो हमारा डोमेस्टिक में है। हम डोमेस्टिक के ऊपर जिंदा हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? आप हो सकते किसी नए नवेले आदमी को बेवकूफ बनाओगे, आप मुझे नहीं बेवकूफ बना सकते ना। मुझे पता ना आपके अंदर क्या छुपा हुआ है। और मुसीबत यह कि अगर आप इंपोर्ट नहीं करते हो तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो रॉ मटेरियल आपका। एग्जांपल देता हूं। मैंने दिनेश सर मैंने इसीलिए पूछा कि असल सेहत है क्या, क्या वास्तविकता, थोड़ा सा उसको आप जरूर हमारे दर्शकों को जी बता रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं। आपने कहा कि मैंने $25 बिलियन के मोबाइल एक्सपोर्ट किए, कितनी बड़ी सफलता है। ये क्यों नहीं बताया कि उस $25 बिलियन के मोबाइल को बनाने के लिए आपने करीब करीब $22-23 बिलियन के कंपोनेंट इंपोर्ट किए चाइना से। आप ये तथ्यों की बात करते हो ना, तो मैं तो तथ्य बताता हूं ना। वो $25 बिलियन आपके थोड़ी हैं। आपने 22 और 23 बिलियन के कंपोनेंट इंपोर्ट किए। आपका वैल्यू एडिशन क्या है? 5%। 95 का आया, 100 का बेच दिया। स्क्रू ड्राइवर भी चाइना का है उसमें। तो हमारी जो कमजोरियां बहुत ज्यादा है सर। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। एमएसएमई से कहा जा रहा है नागेश्वरम साहब के द्वारा, जो 60% एक्सपोर्ट करते हैं, आप रिसर्च करो, आप इनोवेशन करो, आप उसके अंदर नई चीजें लेके आओ, नई टेक्नोलॉजी लेके आओ। सर कहां से लेके आएगा? 1 करोड़ का यूनिट है, 2 करोड़ का यूनिट है, 5 करोड़ का यूनिट है, 50 लाख का यूनिट है। वो अपनी पगार नहीं निकाल सकता, अपने लोगों की पगार नहीं निकाल सकता। वो नई टेक्नोलॉजी में नई इन्वेस्टमेंट कहां से करेगा सर?
एग्जाम्पल देता हूं, मैं एग्जाम्पल के साथ बात करता हूं सर। जी जी जी। इंडिया का एफटीए है, मैं यूरोप के एफटीए पे भी आता हूं, जापान के साथ है सर, 14 साल से सर। 14 सालों के अंदर हमारा जो कपड़े का एक्सपोर्ट है उसको 2000 करोड़ भी नहीं है, जबकि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट उसको 15,000 करोड़ का सर। जापानीज क्या कहते हैं कि आपका टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, थ्रेड अच्छा होना चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके जो डाइज और केमिकल यूज किए वो हमारे स्किन फ्रेंडली होने चाहिए। वो हम करते नहीं। हमारे लोगों से बात करो, बोलते हैं यार उनके स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे हैं, हम उसको मेंटेन नहीं कर सकते, हम कहां से करेंगे इसको। तो वहां सारा चाइना का माल चला जाता है, वियतनाम का माल चला जाता है। जहां पर एफटीए है, जहां पर 0% ड्यूटी है, हम वहां भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाते साहब। और ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स है ना, ये मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोप के लिए, हमारे लिए नहीं है सर, क्योंकि उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो भारत की प्रेस विज्ञप्ति में और यूरोपियन यूनियन की प्रेस विज्ञप्ति में बड़ा फर्क था साहब। आज मूडीज का भी एक पूरा का पूरा आर्टिकल आ गया उसके ऊपर। मैंने क्या किया था उसमें, इससे पहले सवाल पे आए तो बता दूं कि जब मैंने भारत की प्रेस विज्ञप्ति देखी तो मैंने कहा नहीं, मैं ईयू की प्रेस विज्ञप्ति देखूंगा। मैंने ईयू की प्रेस विज्ञप्ति निकाली इसी एफटीए के ऊपर। अच्छा, वो इंग्लिश में नहीं थी, वो डैनिश लैंग्वेज में थी सर। तो मुझे थोड़ी परेशानी हुई, मुझे ये भी नहीं समझ आया कि कौन सी लैंग्वेज है ये। तो मैंने फिर उसको गूगल पे डाला और पूछा उससे कि कौन सी लैंग्वेज है ये। फिर उसको मैंने डाला और वहां से मैंने उसको ट्रांसलेशन किया गूगल ट्रांसलेट से कि इंग्लिश में लेके आऊं उसको। और जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं तो हैरान हो गया साहब। सबसे पहली चीज तो ये निकल के आई कि उसमें इंडिया ने तो एग्रीकल्चर सेक्टर और फूड सेक्टर पूरे खोल दिया, जो हमारे उसमें नहीं था। हमने तो कहा था कि हमने तो किसानों की रक्षा की है, मछुआरों की रक्षा की है। तो मैंने एक बंदे से, खास बंदे से बात की, मैं नाम नहीं बता सकता, रैंक भी नहीं बता सकता। सर मैंने हम कहा ये पूछेंगे। तुमने क्या किया? कहता हमने किसानों की रक्षा की है। मैंने कहा एक बात बताओ, यूरोप तो अनाज वगैरह तो पैदा करता नहीं ज्यादा। कहता हाँ नहीं करता। मैंने कहा यूरोप कब अनाज के लिए जाना जाता है, आप बताओ? गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, कुछ वो थोड़ी जाना जाता है, ये थोड़ी इंपोर्ट होगा इंडिया में यार। कहता हाँ नहीं। मैंने कहा उनका प्रोडक्ट क्या है फिर? फूड प्रोडक्ट है उनका। फोटे क्या है यूरोप का? फूड प्रोडक्ट है सबसे बड़ा। हर चीज को फूड प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं साहब, हर चीज को। जैसे नेदरलैंड सबसे बड़ा फ्लावर्स का उत्पादक है, तो फ्लावर्स के जो उनके जो सारे सिस्टम से बने हुए प्रोडक्ट्स के वो शानदार हैं। लेकिन फूड प्रोडक्ट में क्या कहते हैं, यूरोप का कोई सानी नहीं है सर। वो हर चीज को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और लोगों को बेच देते हैं। वो कोरा अनाज नहीं बेचते सर, कोरी दालें नहीं बेचते सर। ये फूड प्रोडक्ट इंडिया में एक स्ट्रोक में ओपन हो गए सारे सर, 0% पे 50% से। यानी कि उसकी ब्रेड भी आएगी, पेस्ट्री भी आएगी, चॉकलेट्स भी आएंगी, सब कुछ आएंगी। कान इधर से नहीं पकड़ा, यहां से पकड़ लिया सर। नाक यहां से नहीं पकड़ी, या घुमा के पकड़ ली। तो आपने उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को तो पूरा खोल दिया ना, A to Z करके, आप मर गए ना उसमें। मुझे नहीं समझ में आया कि कौन बंदा था जो वहां बैठा था जिसने ये सारी की सारी बेवकूफियां की। और अल्टीमेटली एक एक करके उनका इंटरेस्ट क्या था? जो हाई प्रेसिशन की चीजें वो इंडिया में खुल जाए, 0% पे आ जाए। कारें आ गई सर, शराब आ गई, और उनकी एक और खास चीज है जो बड़ी महंगी है। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे इंडिया के, आपको उसमें जितने इक्विपमेंट मिलेंगे, एक्सरे हो या ऑप्टिक्स वाले हो या सर्जरी के इक्विपमेंट्स हो, वो 90% यूरोप के इक्विपमेंट्स है सर। या जिससे हार्ट सर्जरी हो रही है या कोई स्टमक की सर्जरी हो रही है या एंडोस्कोपी हो रही है, आप पाएंगे सारे के सारे वो जो इक्विपमेंट है सारे यूरोपियन है सर, एक भी इंडियन नहीं है सर। उसमें चाइनीज भी बहुत कम है और वो बहुत महंगे हैं वो सर। एक एक इक्विपमेंट जो करोड़ों रुपए के आते हैं सर। हम उनको क्या बेचते हैं? कुछ नहीं ना। वो हमको ये बेचेंगे। ड्यूटी कितनी होगी सर उसके ऊपर? 0%। एक और चीज बताऊं आपको सर, एक एक हवाई जहाज 1000 करोड़ 1500 करोड़ का आता है ना। एयरबस लो, बोइंग लो, जिसमें आप और हम भी उड़ते हैं कभी कभार, मुझ जैसा गरीब भी कभी कोई उड़ लेता है सर। तो सर हवाई जहाज बनाने वाले दो बंदे हैं, अमेरिका को जवाब देना था। दिल में ठान ली ना, अमेरिका को दिखाना है मैं क्या कर सकता हूं। वो कहते हैं ना कि भली मेरी भैंस मर जाए, तेरी कटिया मरनी चाहिए, तेरा भैंस का बच्चा मरना चाहिए। हमने वो कर लिया इसके अंदर साहब। हम भूल गए कि हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर ड्यूटी 11% थी सर, 11%। यानी कि इंडिगो तो सारा ही एयरबस यूज करता है, आपको पता ही है, वो तो बोइंग यूज करता ही नहीं है।
और बाकी एयर इंडिया वगैरह जो है वो मिक्स यूज करते हैं सारा। एक स्ट्रोक के अंदर सर एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स पर और एयरक्राफ्ट के इंपोर्ट पे, जिसकी हर साल का इंपोर्ट हजारों करोड़ में नहीं है, लाखों करोड़ में सर 11% से 0% हो गया सर। प्रॉस्पर कौन हुआ सर? वहां की मेडिकल इंडस्ट्री, वहां की एविएशन इंडस्ट्री, वहां की प्रोसेशन इंडस्ट्री, वहां की फूड इंडस्ट्री। तो जैकपॉट किसका लगा सर? ईयू का। ईयू का लगा, बहुत सही। और हमने क्या कहा? हमारे कपड़े ज्यादा बिकेंगे। हमारे कपड़ों पे 0% ड्यूटी कर दी उसने, बड़ा अच्छा है। हमारे लेदर गुड्स पे 0% ड्यूटी कर दी। हमारे अचल जी बड़े खुश होंगे इसके ऊपर, हमारे विनय ठाकुर जी मेरे खास मित्र वो भी बड़े प्रसन्न होंगे इसके ऊपर कि हमारे कपड़े यूरोप पे ज्यादा बिकेंगे 0% पे। लेकिन साहब हम ये भूल गए कि साहब यूरोप से जो कपड़े आएंगे हमारे यहां और जो जूते आएंगे और लेदर गुड्स आएंगी उस पर तो 0% है। और सर ये क्यों भूल जाते हो कि आपकी शर्ट तो 500 रुपए में जाती है, यूरोप से जो शर्ट आती है सर वो 50,000 रुपए की आती है सर। मेरा खुद का अनुभव है, मैं अपने अनुभव से बात करता हूं जिसके साथ मैंने डील किया है सर। एक एक जूता जो आप 500,000 रुपए का बेचते हो ना यूरोप को, जब अब यूरोप से जूते इंडिया में आते हैं ना उनकी कीमत सर 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए होती है। जो बेल्ट आप, ट्राउजर की बेल्ट जो आप 500, 1000, 2000 की बेचते हो ना, वहां से जो बेल्ट आती है ना वो बेल्ट 1-1, 1.5 लाख रुपए की होती है। और इसमें सर ये जो डील है, इसको डील में तो बहुत टाइम भी तो लगना है। अभी तो बहुत इनिशियल, अभी तो साइन ही कहाँ हुआ, उसमें साइन भी तो होना है, अभी कहाँ है, कुछ चीजें हैं तो हुआ ही नहीं। ये तो मैं पहले डिक्लेयर कर दिया था मैंने अपने एपिसोड्स में कि ये डील साइन ही नहीं होगी, अभी अगले साल साइन होगी है दिसंबर के बाद। अब मिलते मिलते 2 साल लगेंगे, कितना टाइम लगेगा? वो भी एक 27 देशों का रेटिफिकेशन है, हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, लेकिन कई ऑब्जेक्शन आएंगे, ऊपर नीचे होगा आपका। तो ये डील कुछ वैसी हुई है। अभी इसको ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि हमने जग जीत लिया, हमने अमेरिका को हरा दिया, इस तरीके से प्रस्तुत गोदी में। सर जो बजट है इस डील के अंदर जो हमारा, इस डील में सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है वो डील का ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं है सर। इस डील का सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना। हम चाइना से कंपीट कर सकते हैं क्या? और उनका तो कार्बन टैक्स और जो नॉन टैरिफ बैरियर, वो तो बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास, तो मैं तो उनके साथ डील करता रहा हूं ना, मुझे पता है वो नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं। एक पे भी समझौता नहीं किया उन्होंने। कार्बन टैक्स तो छोड़ दो, फाइटोसैनिटरी मेजर्स, हेल्थ के ऊपर, डिफॉरेस्टेशन सर्टिफिकेशन के ऊपर, या केमिकल्स का रीच जो उसका कंप्लायंस है वो हो गया, या और कई किस्म के जो कंप्लायंसेस है, एक पे भी समझौता नहीं किया। बोलता है वी विल नॉट लेट डाउन आवर स्टैंडर्ड्स व्हाटएवर वी आर हैविंग राइट नाउ। ये उन्होंने कहा था मुझसे और ये हुआ सर। और हमने अमेरिका को दिखाने के लिए कि मदर ऑफ ऑल डील्स हमने साइन कर दिया। एक्चुअली सच कहूं तो हमने सुसाइड किया है। मुझे फ्रीबीज और उस पर थोड़ा सा आप बता दीजिएगा। एक फ्रीबीज वाला जो आया है निकल के, और दूसरा जो है बजट के समान, दोनों पे मैं, क्योंकि मेहमान हमारे जुड़ रहे हैं और भी हमारे साथ सुनीलम जी भी आ रहे हैं, सुनीलम जी भी पहुंच गए। मैं सुनीलम जी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा, राकेश जी का स्वागत। फ्रीबीज का ऐसा है कि इस टाइम फ्रीबीज जो जा रही है करीब करीब 2,65,000 करोड़ की फ्रीबीज है, और मेरे पास उसके आउटगो भी है, स्टेट वाइज आउटगो भी है मेरे पास शायद, जिसमें सबसे ज्यादा शायद तेलंगाना का आउटगो है उसमें, उस पर फिर महाराष्ट्र का है 49,000 करोड़ तेलंगाना, 36,000 करोड़ महाराष्ट्र, कर्नाटका का 28,000 करोड़, बंगाल का 26,000 करोड़, बिहार का 20,000 करोड़, एमपी का 18,000 करोड़ जो आपकी स्टेट भी है सर। क्या है ना कि लाडली बहना प्यारे भैया ने दुनिया को बर्बाद कर दिया सर। सच कहूं आपसे मैं, ये जो सारी लाडली बहना शुरू हुई है ना, जो प्यारे भैया स्टार्ट हुआ सारा का सारा, इसने पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। ये फ्रीबीज ने बर्बाद कर दिया। भाई आप कुछ तो काम लो उससे, अगर आप पैसे दे रहे हो मुफ्त में पैसे मत दो ना। अब उनके पास तो पैसे है ही नहीं है। और जो फिस्कल पॉपुलिज्म की ओर बात किया नागेश्वर साहब ने, इसके बारे में निर्मला चाची भी काफी टाइम से बात करती आ रही है। हम डेट ट्रैप में है सर इस टाइम। आप डेट ट्रैप से बाहर कैसे निकलोगे? अल्टीमेटली बात कर्जे की, सिर्फ लोगों के कर्जे की नहीं है, सरकारों के कर्जे की, स्टेट्स के कर्जे की। स्टेट्स इतने बड़े कर्जे में कभी नहीं थे। आज भारत सरकार का जो हमारा रीपेमेंट है ब्याज का, वो इंडिया का जो रेवेन्यू है, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू, उसका 37.5% जो रेवेन्यू है वो रीपेमेंट में जाता है सर, रीपेमेंट में जाता है। और राज्यों का भी जा रहा है। उनके पास तनख्वाह के पैसे नहीं है, उनके पास पेंशन देने के पैसे नहीं है, उनके पास डेवलपमेंट का पैसा तो बाद में आएगा सर उनके पास। तो लाडली बहना को पैसे दे दोगे, सारे पैसे जुटा के उनको दे दोगे, तो आप क्या करोगे? अल्टीमेटली आपके पैसा कहां से बचेगा? फिर जो सेंटर जो पैसा देता है उसका मैंने एक अलग एपिसोड बनाया था
एक नया फ्रॉड है अनस्पेंट स्कीम्स, यानी कि पैसा खर्च नहीं किया जाता, दे दिया जाता है, एलोकेट किया जाता है, वो फिर पैसा खर्च होता नहीं है। ऐसी कम से कम 10 मंत्रालय है जहां पर करीब करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा वापस जा रहा है उनके पास, जिसको अनस्पेंट दिखाया जाता है, क्योंकि आपको परमिशन नहीं खर्च करने की, सिर्फ तालियां बजवाने के लिए बजट में रखा जाता है कि इतने पैसे एलोकेट कर दिए, लेकिन वो पैसे खर्च नहीं किए जाते, आपको परमिशन नहीं होती एक्चुअली। वो अंदर की बात है, वो बता रहा हूं ना, वो तालियां बज गई, हमने देखो किसानों को 1 लाख करोड़ दे दिया, हमने नल से जल के लिए 99 करोड़ दे दिया, हमने शहरों के हाइजीनिक के लिए 76,000 करोड़ दे दिया, पता लगा खर्चा 25% भी नहीं हुआ। मैं अपने पूरे प्रोग्राम पे चर्चा कर चुका हूं, अचल जी भी मेरे साथ थे जब मैंने बताया था कितना पैसा वापस गया है सारा का सारा। ये भी एक फ्रॉड है सर, स्कैम है ये भी एक किस्म का, कि बजट इज स्कैम, कि जब पैसा एलोकेट किया जाता है लेकिन बाद में वो पैसा उन मिनिस्ट्रीज को रिटर्न करना पड़ सकता है सर, और वो बड़ी दिक्कत वाली बात है यहाँ पर। तो ये 2,65,000 करोड़ आपके इसमें जा रहे हैं लाडी बहना प्यारे भैया के अंदर, और इसको बंद नहीं किया सर, तो फिर आप यकीन मानिए आपके ऊपर बोझ और बढ़ने जा रहा है। एक बोझ तो अभी बता दूं, 1 तारीख को आ रहा है आपका, पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी 4 से 6 रुपए प्रति लीटर बढ़ेगी शायद, ये संभावना है सर। और हो सकता है आपके ऊपर उसका फर्क ना पड़े, लेकिन सरकार उसमें से पैसा निकाल रही है, क्योंकि उनको विंडफॉल गेन्स हो रहे हैं सारे के सारे। तो वो जो विंडफॉल गेन्स हैं इतने ज्यादा है कि 10 से 12 रुपए पर लीटर पे उनका मुनाफा हो रहा है। लेकिन क्या सरकार आपको पास ऑन करेगी 2 रुपए? नहीं, आपको पास ऑन नहीं करेगी, वो खुद अपना देखेगी, क्योंकि उसके पैसे नहीं है। इस बजट में सबसे बड़ी जो चिंता सरकार की ये है कि सरकार शायद 30-40 सालों का जो मेरा अपना अनुभव है ना संजीव जी, मैंने कभी भी इतना कम टैक्स इंक्रीज कभी नहीं देखा इंडिया में। इसे कहते हैं सॉवरीन टैक्स इंक्रीज। हमारा सॉवरीन टैक्स इंक्रीज कितना भी बुरा दौर क्यों ना रहा हो, 10 और 15% के बीच में रहता है सर, पिछले साल की अपेक्षा 10 से 15% टैक्स इंक्रीज हो जाता है। ये पहला ऐसा साल है जो 7% से कम टैक्स इंक्रीज होगा, 7%। इसलिए सारा खेल बिगाड़ा हुआ है। और फिर दूसरा ये क्या है ना कि इनका आरबीआई का डिविडेंड का जो चक्कर है ना, एक फ्रॉड, ये भी स्कैम है इनका। इस बार देने जा रहे हैं 2.25 लाख करोड़ या समथिंग, 2.25 लाख करोड़ कितना, फिर वो इस बार 3 लाख करोड़ क्रॉस कर रहा है साहब वो। 3 लाख करोड़, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, वो ये तो ऐसा है कि बस मैं पूछो मत। ये एक मेजर रीजन है, रुपया टूट रहा है सर, मैं आपको बताऊं। लोग आपको बताएंगे नहीं कभी, लेकिन क्योंकि इसके पीछे प्रोडक्टिविटी नहीं है ना। आपने क्रेडिट डेबिट किताब में किया, सिर्फ एक नोशनल प्रॉफिट है उसका, उस नोशनल प्रॉफिट में से आप इसको निकाल के दे देते हो, तो फिर वहां प्रॉब्लम आ जाती है सारी की सारी। ये दिक्कत है, तो उसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं देखती है ना क्या हो रहा है। एक लाइन में कहें तो बहुत उम्मीदें ना पालिए, ये सब जितना जो आंकड़ों की जगलरी है या जो चकाचौंध है, ये बहुत सब कुछ केवल देखने दिखाने की है, बाकी अंदर से बहुत खोखला है स्थिति, ये बत्ता नहीं है सारा। मुझे लगता है सार शायद इसका यही होगा दिनेश सर। सोने के वर्क में लपेट के आपको डिशेस दी जा रही हैं, बस अंदर कालिक छुपी हुई है। सबको पता है कि आपकी बनियान अंदर फटी हुई है, ऊपर जैकेट पहन लेने से कुछ नहीं होता सर। राइट, यही तो है, यही हिंदुस्तान की बदहाली है, यही उसकी हकीकत है सर। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। एक ही आपके पास विद्वान बड़े बड़े बैठे सर, आप आपने नहीं, हम लोग मैं साहब हैं और विनय जी हैं, तो नहीं, मैंने शुरू में कह दिया था कि दिनेश सर का थोड़ा टाइम ज्यादा ले लूंगा, मुझे शायद 5-7-10-8 मिनट ज्यादा हो गया, मैं सबसे क्षमा चाहूंगा। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा दिनेश सर, अगर आप अगर रुकिएगा तो बेहतर, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शायद सर जैसा आप काम भी, बहुत सारे काम पड़े हो कर रहे हो, एक करके निपटा रहा हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सर। मैं जो है पहले जाता हूँ राकेश सर के पास। राकेश सर देखिए, अभी 2-3 चीजें हो रही थी, अभी जो दिनेश सर सारी बातें कह रहे थे उसमें हम जो अभी ये भी आए कि महंगाई दर कम हो गई। हमने ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है, और इसके पहले ये आंकड़े आते हैं, आंकड़ों की जगलरी ही बीते हम जब से देख रहे हैं 14 से लेके और अब 26 में हम हैं, और वहां तो कहते हैं कि देश आजादी 14 के बाद हुआ, इस तरीके की बातें होती हैं। बहरहाल